इमरान कर्नल फरीदी के जाने के बाद थोड़ी देर तो आंखें बंद किए बैठा रहा। फिर उसने सफदर से अलमारी के निचले आने में रखा हुआ ट्रांसमीटर ले आने के लिए कहा। सफदर ने ट्रांसमीटर उठाकर उसके सामने मेज पर रखा। फिर उस पर फ्रिक्वेंसी सेट करने लगा। बटन ऑन करके उसे बार बार ये फिक्रा दोहराना शुरू कर दिया। प्रिंस कॉलिंग टाइगर ओवर, लेकिन राब्ता कायम नहीं हो रहा था। टाइगर भी यहाँ मौजूद है? सफदर ने टाइगर का नाम सुनते ही चौंक कर पूछा। तो तुम्हारा क्या ख्याल है कि टाइगर सिर्फ जंगलों में ही होते हैं? इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और एक बार फिर कॉलिंग में मसरूफ हो गया। थोड़ी देर बाद ट्रांसमीटर का बटन सब्ज हो गया और टाइगर की आवाज़ सुनाई दी। यस टाइगर स्पीकिंग ओवर। दूसरी तरफ से टाइगर का लहजा हासा मोदबाना था। इतनी देर में कॉल कैच क्यों की? ओवर। इमरान के लहजे में गराहट थी। सर मैं टॉयलेट में था। ओवर। दूसरी तरफ से कदरे खौफजदा लहजे में जवाब दिया गया। आइंदा एहतियात करो और सुनो, तुम फ़ौरन वेस्टर्न गारफील्ड पहुंचो। वहाँ वेस्टर्न गारफील्ड से 8 किलोमीटर पहले सड़क के दाएं हाथ तकरीबन सड़क से 2 गज के फासले पर एक पुराना दरख्त है जिसकी जड़ में सुराख सा बना हुआ है। उस सुराख में हाथ डालकर उसमें मौजूद हीरा निकालो। फिर इंतहाई एहतियात से वो हीरा अपने पास महफूज रखो। उसके बाद की हिदायत मैं बाद में दूंगा। ओवर। इमरान ने तेज लहजे में उसे हिदायत देते हुए कहा। बेहतर जनाब। ओवर। टाइगर ने जवाब देते हुए कहा। सुनो, तुमने सब काम इंतहाई एहतियात से करना है। अगर वहाँ पुलिस मौजूद हो तब भी तुमने किसी सूरत में सामने नहीं आना, और अगर कोई और फर्द मसलन कर्नल फरीदी के आदमी मौजूद हो तब भी सामने ना आना। जब ये महसूस करो कि अब तुम्हें कोई चेक नहीं कर रहा तब ये कार्रवाई करनी है, और इंतहाई एहतियात से। ओवर। इमरान ने सख्त लहजे में कहा। बेहतर जनाब, ऐसे ही होगा। ओवर। टाइगर ने जवाब देते हुए कहा। और सुनो, हर लिहाज से मोहतात होकर उस दरख्त की तरफ बढ़ना, क्योंकि हो सकता है कर्नल फरीदी ने दूर से दूरबीन की मदद से उस जगह की निगरानी का बंदोबस्त कर रखा हो। ओवर। इमरान ने कहा। ठीक है जनाब, मैं समझ गया। ओवर। दूसरी तरफ से टाइगर ने जवाब दिया और इमरान ने ओवर एंड ऑल कहकर ट्रांसमीटर का बटन ऑफ कर दिया। टाइगर को शायद आप इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि कर्नल फरीदी या उसकी जीरो सर्विस उससे वाकिफ नहीं है, सफदर ने कहा। हाँ, ये मेरा महफूज दस्ता है। मैंने पहले से ही यही प्लान बनाया था कि हीरा साथ नहीं ले जाऊंगा, क्योंकि कर्नल फरीदी अपनी पूरी जीरो सर्विस समेत जहाँ पहुंचा है और वो हीरा हासिल करने के लिए पागल हो रहा है। इसलिए मैंने टाइगर को शुरू से ही खुफिया रखा था। अब टाइगर ये हीरा लेकर अपनी जगह पर जाएगा तो फिर मैं उसे बाला ही बाला पाकिशाह भिजवा दूंगा, और वहां से हीरे की बरामदगी का ऐलान किया जाएगा ताकि हर किस्म का खदशा ही खत्म हो जाए। इमरान ने सर हिलाते हुए कहा। अरे इसका मतलब है अभी कर्नल फरीदी मुतमईन ना हुआ होगा और हमारी निगरानी की जारी होगी, सफदर ने कहा। हाँ, यकीनन ऐसे ही होगा। हमें तो वो अपना सबसे बड़ा मुखालिफ समझता है, इमरान ने हंसते हुए कहा। और सफदर के सर हिलाने पर वो लंबे लंबे कदम उठाता बेडरूम की तरफ बढ़ता चला गया। क्योंकि फिलहाल कोई काम सामने ना था, इसलिए उसने यही सोचा कि कुछ देर आराम कर ले, फिर शायद आराम करने को मौका मिले या ना मिले। इमरान के जाने के बाद सफदर ने मेज़ पर पड़े हुए मुख्तलिफ रसालों में से एक रसाला उठाया और सोफे पर तकरीबन लेट कर उसे पढ़ने में मसरूफ़ हो गया। वो ये रसाले एक रोज़ कबल पाकिशा से पाकताल से खरीद लाया था, क्योंकि फारिग औकात में मुताला उसका सबसे बड़ा शुगल था। फिर मुताले में वो ऐसा मसरूफ़ हुआ कि उसे वक्त गुजरने का ख्याल तक न आया। वो इस वक्त चौंका जब पास पड़े टेलीफोन की घंटी बज उठी। उसने सोचा कि शायद हीरा लेकर टाइगर होटल पहुंच गया है, उसलिए ट्रांसमीटर की बजाय फ़ोन पर बात कर रहा है। यस, सफदर बोल रहा हूँ, सफदर ने संजीदा लहजे में कहा। उसने अपना असल नाम इसलिए बता दिया क्योंकि वो जानता था कि टाइगर उसे जानता है। सफदर रिसीवर इमरान को दो, मैं कर्नल फरीदी बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ से कर्नल फरीदी की सर्द आवाज़ सुनाई दी तो वो चौंक पड़ा। फिर उसने रिसीवर मेज पर रखा और बेडरूम की तरफ बढ़ता चला गया। मगर इससे पहले कि वो दरवाजे तक पहुंचता, इमरान बेडरूम से बाहर निकल आया। शायद उसने फ़ोन की घंटी सुन ली थी। कर्नल फरीदी, सफदर ने मुस्कुराते हुए कहा। वो बड़े गुस्से में बोल रहा है। अरे उसे फिर दूरा पड़ा होगा, इमरान ने संजीदा लहजे में कहा। फिर मेज से रिसीवर उठा लिया। हेलो माय स्वीट हाल कर्नेल फी मुस्तकबिल के जर्नेल नी, अब आपकी आवाज़ में माशाल्लाह सोज पैदा होता जा रहा है, इमरान की चहकती हुई आवाज़ सुनाई दी। फिर उन दोनों के दरमियान तवील गुफ्तगू का सिलसिला शुरू हो गया। इमरान की नाजुबान मेरठ की कैंची की तरह मुसलसल चल रही थी, लेकिन आखिर में वो संजीदा हो गया और उसने कर्नल फरीदी को नई राह पर डालना शुरू कर दिया कि हो सकता है सारी साजिश हुकूमत एक्रीमिया की हो और नकली हीरे का ढोंग रचाया जा रहा हो। फिर उसने रिसीवर रख दिया। मैंने उसे ब्रांच लाइन पर डाल दिया है, बस वो थोड़ा सा मशकूक है क्योंकि उसने हमारी वाली नकल फोर कार्नर से हासिल कर ली है, इमरान ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। अरे मगर वो फोर कार्नर्स तक कैसे पहुंच गया, सफदर ने चौंकते हुए पूछा। वो कर्नल फरीदी है सफदर, कर्नल फरीदी इंतहाई ज़हीन और होशियार। मुझसे थोड़ी सी कोताही हो गई। अगर मैं कर्नल फरीदी वाली नकल पहले चुरा लेता तो फिर वो यकीनन उलझन में पड़ जाता। बहरहाल अब भी वो वक्ती तौर पर उलझ गया है, इस दौरान हमारा मिशन मुकम्मल हो जाएगा, इमरान ने सर हिलाते हुए कहा। काश टाइगर की बजाय मैं वहां होता, हो सकता है टाइगर से कोई गलती हो जाए और बना बनाया खेल बिगड़ जाए।
सफदर ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं, टाइगर हासा होशियार आदमी है। इमरान ने मुतमईन लहजे में जवाब देते हुए कहा। अभी वो बैठे इसी बारे में बातचीत कर रहे थे कि अचानक ट्रांसमीटर में से सीटी की तेज आवाज़ बुलंद हुई और इमरान और सफदर दोनों चौंक पड़े। इमरान तेजी से ट्रांसमीटर की तरफ बढ़ा और उसने बटन ऑन कर दिया। हेलो टाइगर कॉलिंग इमरान ओवर। दूसरी तरफ से टाइगर की आवाज़ सुनाई दी। यस इमरान स्पीकिंग ओवर। इमरान ने तेज लहजे में जवाब देते हुए कहा, सर मामला बिगड़ गया है। मैं जब वहां पहुंचा तो पुलिस वहां मौजूद थी। पुलिस के जाने के बाद कर्नल फरीदी के आदमी वहां की तलाशी लेते रहे। उनके अलावा वहां चंद और मुकामी अफराद भी मौका की खुफिया निगरानी कर रहे थे। कर्नल फरीदी के आदमी के जाते ही दो अफराद तेजी से वहां पहुंचे। फिर उनमें से एक सीधा उस दरख्त की तरफ बढ़ा और उसने उस दरख्त की खोह में हाथ डालकर हीरा निकाल लिया। फिर वो कार में सवार होकर फरार हो गए। मैंने उनका ताकुब किया। वो लोग आइलैंड में वाक़ एक अजीमुशान होटल सिल्की वे में चले गए हैं। मैंने उनका पता किया तो मालूम हुआ कि वो होटल के मालिक मिस्टर फिट्स के पास गए हैं। वहाँ हासिल बड़ी रिश्वत देकर ये मालूमात हासिल कर सका हूँ कि ये होटल दरअसल बैनुल-अक़वामी मुजरिम तंजीम डाक गैंग की मलकियत है और किड्स बज़ाहिर उसका मालिक है। लेकिन वो सिडनी में डाक गैंग का सरबराह है और आज सुबह से मगरबी जारका से डाक गैंग का सरबराह एक चीनी ताइशो भी किड्स के दफ्तर में मौजूद है। ओवर। टाइगर ने तफसील बताते हुए कहा, गुड। तुमने वाकई बहुत कम मुद्दत में इतनी ज़्यादा तफसीलात हासिल कर ली हैं। तुम वहाँ निगरानी करो। मैं और सफदर वहाँ पहुँच रहे हैं। ओवर एंड ऑल। इमरान ने कहा और ट्रांसमीटर का बटन ऑफ कर दिया। जल्दी करो सफदर, मेकअप कर लो। हमें फ़ौरन वहाँ पहुँचना है। ये तंजीम बहुत खतरनाक है। ऐसा ना हो कि हीरा बिल्कुल ही गायब हो जाए। इमरान ने तेज़ी से ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ते हुए कहा और सफदर भी सर हिलाता हुआ उसके पीछे चल पड़ा। कर्नल फरीदी ने फ्रीक्वेंसी सेट करने के लिए नाव को घुमाया ही था कि अचानक एक आवाज़ ट्रांसमीटर से उभरी और कर्नल फरीदी ने चौंक कर हाथ हटा लिया। कैप्टन हमीद भी ये आवाज़ सुनकर चौंक पड़ा। टाइगर टाइगर कॉलिंग इमरान ओवर। ट्रांसमीटर से बार बार ये फिक्रा दोहराया जा रहा था। इमरान का नाम सुनकर वो दोनों चौंके थे, वरना टाइगर की आवाज़ उनके लिए नामानूस थी। यस इमरान स्पीकिंग ओवर। सर मामला बिगड़ गया है। मैं जब वहाँ पहुँचा तो पुलिस वहाँ मौजूद थी। पुलिस के जाने के बाद कर्नल फरीदी के आदमी वहाँ की तलाशी लेते रहे। उनके अलावा वहाँ कुछ और मुकामी अफराद भी मौका की खुफिया निगरानी कर रहे थे। कर्नल फरीदी के आदमियों के जाते ही दो अफराद तेजी से वहाँ पहुंचे। फिर उनमें से एक सीधा दरख्त की तरफ बढ़ा और उसने उस दरख्त में से हीरा निकाल लिया। फिर वो कार में सवार होकर चला गया। जब मुझे मालूम हुआ तो पता चला कि वो डाक गैंग की मलकियत है और किड्स बज़ाहिर उसका मालिक है। टाइगर की आवाज़ सुनाई और कर्नल फरीदी की आंखों में चमक उभर आई। गुड। तुमने वाकई बहुत कम मुद्दत में इतनी ज़्यादा तफसीलात हासिल करनी थी। तुम वहीं निगरानी करो। मैं और सफदर वहाँ पहुँच रहे हैं। ओवर एंड ऑल। इमरान की आवाज़ सुनाई थी। फिर इसके साथ ही ट्रांसमीटर से सीटी की आवाज़ उभरने लगी। हूँ तो ये चक्कर है। मुझे और रास्ता दिखाया जा रहा था। अब मैं देखता हूँ कि हीरा इमरान कैसे हासिल करता है। कर्नल फरीदी ने गर्राते हुए कहा और उसने तेजी से ट्रांसमीटर की नाप घुमाकर उसकी फ्रीक्वेंसी बदली और एक और बटन दबा दिया। हेलो नंबर 6 जवाब दो। ओवर। कर्नल फरीदी ने तेज तेज लहजे में कहा। यस नंबर 6 बोल रहा हूँ जनाब। ओवर। चंद लम्हों बाद ट्रांसमीटर से नंबर 6 की आवाज़ सुनाई दी। नंबर 6 इमरान के मकान का मुहासरा कर लो। इमरान और सफदर किसी भी तरह मकान से बाहर ना निकलने पाए। अगर सूरत हाल हंगामी हो जाए तो बेशक उन्हें गोली मार देना। बहरहाल मेरी तरफ से दूसरी इत्तला आने तक उन्हें मकान से बाहर नहीं निकलना चाहिए और तुम अपने चंद साथियों को फ़ौरन आइलैंड के होटल सिल्की वे रवाना कर दो। उन्होंने वहां होटल के मालिक रेट्स और उसके दफ्तर में मौजूद चीनी माई ताइशों की सख्ती से निगरानी करनी है। मैं और कैप्टन हमीद वहां पहुंच रहे हैं। मैं उन्हें खुद ही वहां पहुंचकर हैंडल कर लूंगा। ओवर। कर्नल फरीदी ने तेज लहजे में कहा। बहुत बेहतर जनाब। ओवर। नंबर 6 ने जवाब दिया। ख्याल रहे इमरान ना निकलने पाए किसी भी कीमत पर। ओवर एंड ऑल। कर्नल फरीदी ने कहा और फिर ट्रांसमीटर ऑफ करके वो तेजी से उठा और कैप्टन हमीद को अपने पीछे आने का इशारा करते हुए वो तेजी से पोर्च में खड़ी हुई कार की तरफ भागता चला गया। क्रिस और ताशु के चेहरे मुसर्रत से जगमगा रहे थे। दुनिया का नायाब तरीन और तारीखी हीरा जिसे खरीदने के लिए पूरी दुनिया की हुकूमतें बेचैन थी उनके सामने मेज़ पर पड़ा था और वो बार बार उसे उठाकर देखते और फिर रख देते। मैं हेडक्वार्टर को मतला कर दूं कि हम कामयाब हो गए हैं। क्रिस ने ताशु से मुखातिब होकर कहा। हाँ ज़रूर। ताशु ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और क्रिस उठकर पिछले कमरे की तरफ बढ़ता चला गया। उस कमरे से उस तहखाने की सीढ़ियाँ जाती थी जिसमें उन्होंने बड़ी रेंज का ट्रांसमीटर नस्ब करा रखा था। तकरीबन 10 मिनट बाद वो वापस आया। ताशु हीरा हाथ पर रखे उसे गौर से देखने में मसरूफ था। क्या हुक्म दिया है हेडक्वार्टर ने? ताशु ने किड्स को अंदर आते देखकर चौंक कर पूछा। हीरा उसने मेज पर रख दिया। चीफ ने कहा कि उनका नुमाइंदा शाम तक पहुंच जाएगा। उसे हीरा दे दिया जाए। और सुनो, सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि तंजीम जो हीरा फरोख्त कर रही थी उसने ऐलान कर दिया कि जो फर्द हुकूमत फोर कार्नर से हीरा बरामद करेगा, हीरा कानूनी तौर पर उनकी मलकियत होगा। चनाचे अब ये हीरा हमारी कानूनी मलकियत है। क्रिप्स ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। अरे वाकई, फिर तो लुत्फ आ गया। ताशु ने भी इस खुशखबरी पर उछल पड़ा। अब चीफ बोस ने बताया कि किसी माहिर से इस बात की तस्दीक करा ली जाए कि ये हीरा वाकई असली है या नहीं। ऐसा ना हो कि ये भी नकली हो। क्रिप्स ने कहा।
अरे वाकई इस बात का तो हमें ख्याल तक ना आया। यहाँ सिडनी में कोई ऐसा आदमी है जो उसे शिनाख्त कर सके? ताशु ने कहा। किसी जोहरी को ही बुलाना पड़ेगा। क्रिट्स ने कुछ सोचते हुए कहा, फिर उससे पहले कि मजीद कोई बात होती, अचानक कमरे का दरवाज़ा खुला और 3 मुसल्लह अफराद एक लंबे तिरंगे शख्स को धकेलते हुए अंदर दाखिल हुए। उस आदमी की पुश्त से उन्होंने मशीन गनों की नालें लगा रखी थी। क्या बात है? कौन है ये? क्रिट्स ने तेजी से मेज पर रखा हुआ हीरा उठाकर अपनी जेब में डालते हुए कहा, बॉस ये शख्स तंजीम के मुतालिक मालूमात हासिल करता फिर रहा है। टोनी ने हमें बताया कि उसने टॉटम को भारी रिश्वत देकर सब कुछ पूछ लिया है। हमने उसे आपके दफ्तर की गैलरी में घूमते फिरते हुए पकड़ा है। एक मुसल्ले शख्स ने मोदबाना लहजे में जवाब देते हुए कहा, और टॉटम को अब ज़रूर सज़ा मिलनी चाहिए। मैंने उसे बुरा समझकर छोड़ रखा था, लेकिन अब वो खतरनाक होता जा रहा है। मैं उसे मौत की सज़ा देता हूँ, क्रिट्स ने करहत लहजे में कहा। बेहतर जनाब, हुक्म की तामील कर दी जाएगी। उसके मुतालिक क्या अहकामात हैं? एक मुसल्ले शख्स ने सर हिलाते हुए पूछा। कौन हो तुम? क्रिस कुर्सी से उठकर उस आदमी की तरफ बढ़ता हुआ बोला। वो शख्स हालांकि हादसा तनुमंद और लंबा तड़ंगा था, लेकिन वो क्रिस के दो हैकल जिस्म के सामने बच्चा ही लगता था। मेरा नाम टाइगर है, उस शख्स ने बड़े मुतमईन अंदाज में जवाब दिया। टाइगर? हाँ हाँ, तुम टाइगर हो? बहुत खूब। तुम जैसे बच्चे भी हो, अब आप अपने आप को टाइगर कहने लगे हैं। क्रिस ने बड़े तमसहराना अंदाज में कहा लगाते हुए कहा। वो टाइगर के सामने दोनों पैर फैलाए खड़ा था। और फिर अभी उसका कहकहा खत्म भी ना हुआ था कि टाइगर अचानक अपनी जगह से बिजली की सी तेजी से उछला और पलक झपकने में वो क्रिट्स की साइड से होता हुआ उसकी पुष्ट पर पहुंच गया। दूसरे लम्हे क्रिट्स जोरदार धक्का खाकर उछलकर उन मुसल्ले अफराद पर जा गिरा। उसकी हलक से चीख निकल गई। ताइशू ने तेजी से जेब से रिवाल्वर निकालने की कोशिश की, लेकिन टाइगर ने बिजली की सी तेजी से छलांग लगाई और उसकी लात पूरी कुव्वत से ताइशू के पहलू पर पड़ी और ताइशू भी चीखता हुआ कुर्सी समेत पहलू के बल फर्श पर जा गिरा। मुसलिम अफराद खिड़की से अचानक धक्का लगने से दरवाजे से टकरा कर गिरे थे और इससे पहले कि वो संभलते, टाइगर इंतहाई तेजी से दौड़ता हुआ साइड की खिड़की की तरफ बढ़ा और दूसरे लम्हे उसने एक जोरदार छलांग लगाई और खुली हुई खिड़की क्रॉस करता हुआ दूसरी तरफ फिजा में गायब हो गया। पकड़ो उसे गोली मार दो, क्रिट्स ने गुस्से से दहाड़ते हुए कहा। अब वो उछलकर खड़ा हो जाने में कामयाब हो गया था। उसके मुसल्ले साथी उसके दहाड़ने से पहले ही उछलकर कमरे से बाहर जा चुके थे। कमाल है, इस कदर फुर्तीला आदमी मैंने पहले कभी नहीं देखा। किट्स ने हिफ्फत मिटाने के लिए ताशु की तरफ मुड़ते हुए कहा, जो अब उठकर कुर्सी को सीधा करने में मसरूफ था। फिर इससे पहले कि ताशु कोई जवाब देता, अचानक बाहर बेतहाशा फायरिंग की आवाज़ें सुनाई दी। यूं लगता था जैसे किसी बहुत बड़ी पार्टी ने हमला कर दिया हो। अरे ये क्या इतनी फायरिंग? ताशु ने उछलते हुए कहा, उस टाइगर को मारा जा रहा होगा। क्रिट्स ने इत्मीनान भरे अंदाज में अपनी कुर्सी की तरफ बढ़ते हुए कहा, मगर दूसरे लम्हे वो दोनों एक बार फिर उछल पड़े, क्योंकि दरवाज़ा एक बार फिर धमाके से खुला और इस बार दो एशियाई अफराद हाथों में रिवॉल्वर संभाले अंदर दाखिल हुए। हाथ उठा लो वरना भून डालूंगा, आगे वाले तवीलुल कामत एशियाई ने चीखते हुए कहा। अरे कर्नल फरीदी! ताशु ने तेजी से हाथ उठाते हुए कहा और कर्नल फरीदी का नाम सुनते ही क्रिट्स ने भी तेजी से हाथ उठा लिए। तुम ताशु हो और ये क्रिट्स, देखो मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं। तुम वो हीरा मेरे हवाले कर दो। एक बात और, दूसरी ये कि अपने आदमी को रोको कि वो हमारा मुकाबला ना करे, वरना पूरा होटल डायनामाइट से उड़ा दिया जाएगा। कर्नल फरीदी ने इंतहाई तेज लहजे में कहा। हीरा? कौन सा हीरा? क्रिस ने तेजी से होंठों पर जुबान फेरते हुए कहा, मगर दूसरे लम्हे वो चीखता हुआ फर्श पर जा गिरा। कर्नल फरीदी के रिवाल्वर से निकलने वाली गोली उसके ऐन दिल पर पड़ी थी। धमाके से जमीन पर गिरने के बाद वो सिर्फ चंद ही लम्हे तड़प सका। अब तुम बताओ ताशु, हीरा कहाँ है? जल्दी करो, कर्नल फरीदी ने भेड़िए की तरह गुर्राते हुए कहा। बताता हूँ। वो हीरा क्रिट्स के बाएं जेब में है, ताशु ने खौफ से हकलाते हुए कहा। हमीद, इसका ख्याल रखना, ये बड़ा मकार आदमी है, अगर जरा सी भी हरकत करे तो गोली मार देना। कर्नल फरीदी ने अपने साथ खड़े हुए कैप्टन हमीद से कहा और वो तेजी से फर्श पर पड़ी क्रिट्स की लाश की तरफ बढ़ा। दूसरे लम्हे उसने इंतहाई फुर्ती से उसकी जेबों की तलाशी लेनी शुरू कर दी। उसकी जेबों में तो हीरा नहीं है। कर्नल फरीदी ने गुस्से से धाड़ते हुए कहा। "क- क- क्या क्या कह रहे हो? अभी टाइगर के आने पर उसने मेरे सामने हीरा मेज से उठाकर जेब में डाला था। ताइशु ने इस बुरी तरह चौंकते हुए कहा, जैसे उसे कर्नल फरीदी की बात पर यकीन न आ रहा हो। उसके चेहरे पर बढ़ने वाले तासुरात देखते ही कर्नल फरीदी समझ गया कि वो सच बोल रहा है। टाइगर? कौन टाइगर? कर्नल फरीदी ने बुरी तरह चौंकते हुए पूछा। एक एशियाई है, उसे क्रिट्स के आदमी पकड़ कर लाए थे, क्योंकि वो तंजीम के मुतालिक पूछगूछ कर रहा था और जहाँ गैलरी में घूम रहा था। उस एशियाई ने अपना नाम टाइगर बताया और गजब का फुर्तीला आदमी निकला। वो बिजली की सी तेजी से घूमकर क्रिट्स के पुष्ट पर आया। उसने क्रिट्स को उसके मुसल्ले साथियों पर धकेल दिया। मैंने रिवाल्वर निकालने की कोशिश की तो उसने मुझे लात मार कर कुर्सी समेत नीचे गिरा दिया और खुद वो उछलकर इस खिड़की से बाहर गायब हो गया। उसके जाने के चंद लम्हों बाद फायरिंग की आवाज़ आई और उसके बाद तुम लोग अंदर आ गए। मगर वो हीरा कहाँ गया? तायशु ने बताया। क्या हीरा क्रिट्स ने टाइगर के सामने जेब में रखा था? कर्नल फरीदी ने चौंक कर पूछा। हाँ, उसके सामने बाएं जेब में रखा था। तायशु ने जवाब दिया। अरे वो टाइगर बाएं तरफ से घूमकर ही क्रिट्स की पुश पर आया था। कर्नल फरीदी ने कहा। हाँ हाँ, वाकई इसी तरफ से।
तायशु ने सर हिलाते हुए जवाब दिया तो वो हीरा ले गया। कर्नल फरीदी ने दांत पीसते हुए जवाब दिया, मगर अब हेडक्वार्टर को क्या जवाब दूंगा। तायशु का चेहरा जर्द पड़ गया। तो तुमने हेडक्वार्टर को हीरा मिलने की इत्तला दे दी थी? कर्नल फरीदी ने चौंकते हुए कहा। हाँ, किर्स ने बता दिया था, उनका नुमाइंदा उसे लेने शाम को आ रहा है। तायशु ने हैरत भरे लहजे में कहा। तो फिर तुम भी छुट्टी करो, मैं डॉग गैंग को मजीद अपने पीछे नहीं लगाना चाहता। कर्नल फरीदी ने कहा और दूसरे लम्हे उसने टैगर दबा दिया और तायशु चीखता हुआ कुर्सी समेत नीचे फर्श पर जा गिरा। आओ हमीद, कर्नल फरीदी ने तेजी से दरवाजे की तरफ लपकते हुए कहा और फिर कमरे से निकलकर गैलरी में भागते चले गए। गैलरी से वो हॉल में पहुंचे तो वहां जीरो सर्विस के मुसल्ले अफराद ने होटल के दरवाजे बंद करके हॉल में मौजूद हर शख्स को हैंड्स अप कर रखा था। चलो निकलो, धुआं बम मार दो। कर्नल फरीदी ने तेजी से दरवाजे की तरफ लपकते हुए कहा और जीरो सर्विस के बिखरे हुए अफराद तेजी से दरवाजे की तरफ सिमटते चले गए। फिर बैक वक्त हाल में 3-4 धमाके हुए और हर तरफ गहरा धुआं फैलता चला गया। कर्नल फरीदी और कैप्टन हमीद दरवाजा खोलकर बाहर निकले और तेजी से भागते चले गए। जीरो सर्विस के अफराद भी धुएं की आड़ लेते हुए बाहर निकले और फिर मुख्तलिफ गलियों में फैलते चले गए। कर्नल फरीदी की कार होटल से चंद फरलांग दूर दूसरी सड़क के किनारे पर मौजूद थी। चनाचे वो दोनों अपनी कार की तरफ बढ़ते चले गए। फिर चंद लम्हों बाद उनकी कार इमरान की रिहाइश गाह की तरफ उड़ी चली जा रही थी, क्योंकि फरीदी के नजरिए के मुताबिक टाइगर को हीरा इमरान के हवाले करने के लिए वहीं पहुंचना चाहिए था और हीरा हासिल करने के लिए अब वो आखिरी इंतहा तक जाने का फैसला कर चुका था। इमरान और सफदर चंद ही लम्हों में मेकअप से फारिग हो गए। इमरान ने एक अलमारी से महसूस अंदाज के चंद बम निकाले और उन्हें सफदर की तरफ बढ़ा दिया। सफदर ने उन्हें मुख्तलिफ जेबों में अलग-अलग करके रखा। फिर वो कमरे से निकलकर बरामदे की तरफ बढ़ने लगे। इमरान यूं मुहतात था जैसे उन्हें कोई देख रहा हो, लेकिन सफदर ने कोई सवाल पूछने की जरूरत ना समझी, क्योंकि वो इमरान की आदत और तबीयत को अच्छी तरह समझता था। उसे मालूम था कि काम के वक्त इमरान अपने साय से भी बुदकने का आदी है। बरामदे में पहुंचकर इमरान बजाय पोर्च की तरफ बढ़ने के साइड के कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ा। ये कमरा जब से सफदर यहाँ आया था बंद पड़ा था। उसे कभी खोलकर अंदर से देखने की जरूरत ही ना समझी। इस कोठी को आर्जी तौर पर इमरान ही किराए पर हासिल किया। दरवाजा खोलकर वो दोनों अंदर दाखिल हुए तो सफदर ने देखा कि कमरा हर किस्म के फर्नीचर से खाली था। अलबत्ता उसके फर्श पर एक दरी से बिछी थी। इमरान ने जल्दी से दरी का एक कोना पलटा, फिर उसने फर्श की एक ईंट को एक कोने की तरफ से जोर से दबाया। दूसरे लम्हे ईंट एक तरफ साइड सी पर सीधी खड़ी हो गई। इमरान ने हला में हाथ डाला और हाथ को तेजी से दाएं बाएं घुमाया। फिर हाथ बाहर निकाल कर ईंट को वापस दबाकर अपनी पुरानी जगह पर फिट कर दिया। उसके बाद उसने दरी को बराबर किया और सफदर को अपने पीछे आने का इशारा करते हुए कमरे से बाहर वापस बरामदे में निकल आया। बरामदा क्रॉस करके वो दूसरी सिमत में बने हुए उस जैसे कमरे की तरफ बढ़ा। उसका दरवाज़ा खोलकर वो जैसे ही अंदर दाखिल हुए, सफदर ये देखकर हैरान रह गया कि उस कमरे का फर्श एक जगह से हटा हुआ था और नीचे सीढ़ियां उतरती जा रही थी और वो दोनों तेजी से सीढ़ियां उतरते चले गए। सीढ़ियों का एहतमाम एक पतली सी सुरंग के आगाज पर हुआ। सुरंग दरअसल एक जमीन दोज नाला की शक्ल में थी, जो शायद मुद्दतों से खुश्क पड़ा था। पुरानी और सेमजदा ईंटें अभी तक दिखाई दे रही थी। सुरंग में मोटे मोटे चूहे इधर उधर दौड़ते फिर रहे थे और अंधेरे में उनकी आंखें हीरों की तरह चमक रही थी। आपने ये कोठी इसी सुरंग की वजह से ली थी? सफदर ने मुस्कुराते हुए इमरान से मुखातिब होकर कहा। नहीं, सिडनी में मेरे चंद दोस्त हैं जिनका ताल्लुक ज़ेरे ज़मीन दुनिया से है। वो मुझे अच्छी तरह जानते हैं कि मैं ऐसी कोठियाँ पसंद करता हूँ जहाँ से मैं खुफिया तौर पर निकल कर भाग सकूँ। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन अब इस तरह भागने की ज़रूरत क्या थी? कर्नल फरीदी ने अब हमारी निगरानी करके क्या लेना था? सफदर ने कहा। तो तुम अभी तक यही सोच रहे हो कि मैं कर्नल फरीदी और उसके आदमियों के डर से फरार हो रहा हूँ? नहीं मेरे सफदर यार जंग बहादुर, तुम जैसे बहादुर आदमियों के साथ डर किससे लगता है? दरअसल सिडनी में कर्जा बहुत चढ़ गया और कर्ज हवाओं ने कोठी से बाहर मोर्चे लगा रखे हैं। कर्ज लेने वाले ऐसे हमलावर होते हैं कि जिनके सामने सफदर यार जंग बहादुर की बहादुरी भी काम नहीं आती। इमरान ने जवाब दिया। सफदर खिलखिला कर हंस पड़ा। उसकी हंसी की बाज़गश्त इस तवील नाला में काफी देर तक गूंजती रही। उस शैतान की आंत का कहीं एहतताम भी होगा क्या? सफदर ने थोड़ी देर बाद पूछा। हाँ, शायद हम चंद चांद तक पहुंच ही जाएं। इमरान ने जवाब दिया, मगर चंद ही कदमों के बाद उनके सामने दीवार आ गई। ये दीवार सीमेंट की बनी हुई थी। इमरान ने दीवार के पास जाकर रुका, फिर उसने दीवार के एक हिस्से को मखसूस अंदाज में थपथपाया और पीछे हटकर खड़ा हो गया। उसके वहां खड़े होते ही साइड की दीवार सरसराहट से खुलती चली गई। जब वहां ऊपर जाती सीढ़ियां साफ दिखाई दे रही थी और वो दोनों सीढ़ियां चढ़ते ऊपर चले गए। इख्तिताम पर एक लकड़ी का बड़ा सा तख्ता मौजूद था। इमरान ने तख्ते को एक तरफ से हटाया और फिर बाहर निकल आया। सफदर ने भी उसकी पैरवी की और जब वो बाहर निकला तो हैरत से उसकी आंखें फटने लगी। वो सिडनी के जनरल पार्क के घने हिस्से में मौजूद थे। पार्क में बेशुमार लोग घूमते फिर रहे थे, लेकिन चूंकि इस तरफ छोटे पौधों की नर्सरियां थी, इसलिए सिर्फ कोई आदमी मौजूद ना था। बहुत खूबसूरत इंतजाम है, सफदर ने बेएहतियार कहा। इमरान ने कोई जवाब देने की बजाय सिर्फ सर हिला देने पर ही इक्तफा किया। पार्क में से होते हुए जल्द ही बड़ी सड़क पर पहुंच गए और थोड़ी देर बाद एक टैक्सी उन्हें
उन्हें लिए हुए हाथ तेज रफ्तारी से होटल सिल्की वे की तरफ बढ़ती जा रही थी। सिल्की वे से थोड़ा सा फासले पर पहले ही इमरान ने टैक्सी रुकवाई और ड्राइवर को किराया देकर चलता करने के बाद वो सफदर से मुखातिब हुआ। सफदर, तुम होटल के ऊपरी दरवाजे से अंदर दाखिल होने की कोशिश करो, मैं सामने के रुख से जाता हूँ, हमने उसके मालिक के कमरे में आंख बचाकर दाखिल होना है ताकि उसे वो हीरा हासिल किया जा सके। इमरान ने कहा। ठीक है, इमरान ने कहा। फिर वो तेजी से सड़क पार करके सड़क की दूसरी जानिब बढ़ने लगा। इमरान उसी तरफ से आगे बढ़ता चला जा रहा था, मगर जरा दूर जाने के बाद वो अचानक ठटक कर रुक गए, क्योंकि पुलिस गाड़ियों की तेज हारनों से अचानक माहौल गूंज उठा। फिर उन्होंने सिल्की वे से लोगों को अफरा तफरी के आलम में बाहर की तरफ भागते और उनमें से गहरे धुएं की लपेटें बाहर निकलती देखी। यूं लगता था जैसे इस होटल को आग लग गई हो। पुलिस तेजी से होटल को घेरे में ले रही थी। इमरान ने अचानक एक बेतहाशा भागते हुए आदमी को बाजू से पकड़कर रोक लिया। अरे क्या मुसीबत आ गई है? क्या बीवी से इस तरह डरकर भागते हैं? कुछ बहादुर बनो। इमरान ने उसे कांधे पर थपकी देते हुए कहा, मैं बीवी से डरकर नहीं भाग रहा। भागने वाले ने अपना बाजू झटके से छुड़ाते हुए उसीले लहजे में कहा, तो फिर क्या सास से भाग रहे हो? भाई, मेरे वाला नुस्खा इस्तेमाल करो, फिर तुम्हें इस तरह भागने की जरूरत ही नहीं रहेगी। इमरान ने बड़े मासूम से लहजे में कहा। अच्छा, वो क्या नुस्खा है? अधेड़ उम्र आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने शायद अब भागने का इरादा मौकूफ कर दिया था, क्योंकि इस वक्त तो वो बेतहाशा एक जोश में भागा जा रहा था। मगर अब इमरान के रोकने से उसे भी एहसास हो गया कि वाकई इस तरह भागना हमाकत है। और वैसे भी अब वो सिल्की वे से हाथ से फासले पर आ गया था। बता दो नुस्खा ऐसे मुफ्त में? अरे बाबा, बड़ा अक्सीरी नुस्खा है। सास से बचने का हमेशा के लिए जान छूट जाती है। इमरान ने कहा। अब बताओ भी सही, क्या नुस्खा है? उस आदमी ने झल्लाते हुए अंदाज में कहा। नुस्खा ये है कि शादी ही ना करो। कवारों की सांसें नहीं होती, इमरान ने बड़े मासूम से लहजे में कहा, और वो आदमी बेहतियात कह कहा मारकर हंस पड़ा। तुम बड़े दिलचस्प आदमी हो, उस आदमी ने हंसते हुए कहा। मगर इस होटल से धुआं क्यों उठ रहा है? क्या यहाँ धुआं निकालने के लिए चिमनियाँ नहीं बनाई जाती? ये बात नहीं, होटल पर हमला हो गया है, एशियाइयों का हमला। उस आदमी ने गौर से होटल की तरफ देखते हुए कहा। एशियाइयों का हमला? क्या ये भी मकड़ियों की कोई किस्म है? इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा। नहीं, मतलब है एशिया के रहने वाले। तफसील से तो मुझे मालूम नहीं। मैं हाल में बैठा हुआ था कि अचानक एक एशियाई को, जो हादसा से डूल जिस्म का आदमी था, दो तीन मुसल्ले अफराद धकेलते हुए अंदर आए, उसे क्रिप्स के दफ्तर में ले गए, जो दूसरी मंजिल पर है। और अगर तुम सिडनी के रहने वाले हो तो तुम्हें पता होगा कि क्रिप्स बड़ा खौफनाक मुजरिम है। बहरहाल उस आदमी के जाने के बाद चंद लम्हों बाद एक जोरदार धमाका हुआ। यूं मालूम हुआ जैसे कोई शख्स बुलंदी से कूदा हो, और तुम हैरान हो गए कि वो वही एशियाई था जो अंदरूनी गैलरी में आ गिरा था। पर उसने वहां से हाल में छलांग लगाई और लोगों के ऊपर गिरकर दो तीन को ढेर करके बिजली की सी तेजी से उछला और दौड़ता हुआ उखवी दरवाजे से बाहर निकलता चला गया। क्या बात है! इंतहाई दीदार और गजब का फुर्तीला आदमी था। बिजली था, बिजली। मैंने अपनी जिंदगी में इतना फुर्तीला आदमी कभी नहीं देखा। उसी लम्हे वो लोग जो एशियाइयों को ऊपर ले गए थे दौड़ते हुए वहां आए और फिर तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़े कि अचानक बहुत से एशियाई अंदर दाखिल हुए और उन्होंने उन मुसल्ले अफराद को फायर करके वहीं ढेर कर दिया। दो तीन और अफराद को भी उन्होंने फायर करके गिराया। उनकी रहनुमाई एक दो कामत लेकिन खूबसूरत जिस्म का मालिक एक एशियाई कर रहा था। उसके साथ ही दरमियानी कद का नौजवान था। उसके साथ ही तो हाल में फैलते चले गए। अलबत्ता वो दोनों ऊपर फ्लिट्स के दफ्तर में चले गए। फिर वहां से फायरिंग की आवाज़ें सुनाई दी और वो दोनों तेजी से नीचे उतरे और उन्होंने अपने साथियों को बम मारने का हुक्म दिया और खुद वो दरवाजे से बाहर निकलते चले गए। उनके साथी सिमट कर दरवाजे की तरफ बढ़े और उन्होंने जेब से 4-5 बम निकाल कर हाल में मारे, जिससे गहरा धुआं हाल में फैलता चला गया और वो सब भाग गए। उसके बाद ज़ाहिर है हाल में भगदड़ सी मच गई और मैं भी वहीं से भागता हुआ आ रहा था। उस आदमी ने तेज-तेज लहजे में सारी तफसील बता दी। उस पहले एशियाई का हुलिया क्या था? इमरान ने पूछा। क्यों? तुम क्यों पूछ रहे हो? उस आदमी ने चौंक कर कहा। जो कदोकामत तुम बता रहे हो, इसी कदोकामत का एक एशियाई मेरा होने वाला साला है। इसलिए पूछ रहा हूँ कि अगर वो वाकई ऐसा है और मेरा साला है तो मैं भी इसे शादी से भाग जाऊं। ज़ाहिर है उसकी बहन भी उतनी ही फुर्तीली होगी, वो मुझे तिगनी बल्कि चुगनी का नाच नचा देगी। इमरान ने जवाब दिया और उस आदमी ने हंसकर जो हुलिया बताया वो 100% टाइगर का था। उसके बाद इमरान ने उस तवील कामत का हुलिया पूछा तो उसे यकीन हो गया कि वो फरीदी था। अच्छा, शुक्रिया, मेरे वाला नुस्खा याद रखना, इमरान ने कहा। फिर तेजी से आगे बढ़ता चला गया। सड़क की दूसरी तरफ सफदर अभी एक कोने में रुका हुआ खड़ा था। वो शायद इमरान से मौजूदा सूरत हाल की वजह से मजीद हिदायत लेना चाहता था। इमरान ने सफदर को महसूस इशारा किया। फिर वो वापस पलट पड़ा। एक क्रॉसिंग पर सफदर भी सड़क पार करके उससे आन मिला। होटल पर हमसे पहले कर्नल फरीदी ने छापा मारा। हालांकि कर्नल फरीदी को उसके मुतालिक कोई इल्म नहीं होना चाहिए। इमरान ने सफदर से मुखातिब होकर कहा। हाँ, होना तो नहीं चाहिए। सफदर ने सर हिलाते हुए कहा। इसका एक ही मतलब हो सकता है कि कर्नल फरीदी का आदमी भी टाइगर के साथ ही निगरानी पर मौजूद था। बहरहाल अब टाइगर से मिलने के बाद ही असल सूरत हाल सामने आ सकती है, इमरान ने कहा। और अगले चौक पर पहुंचकर उसने एक खाली टैक्सी एंगेज की और उसे टाइगर के होटल चलने के लिए कहा। इमरान को यकीन था इमरान को यकीन था कि टाइगर हिदायत के मुताबिक सीधा अपने होटल में पहुंचा होगा। तो क्या कर्नल वो हीरा ले उड़ा होगा? सफदर ने पूछा।
हो सकता है और हो नहीं भी सकता। मैं पहले टाइगर से मिलकर सूरत-हाल का जायज़ा लेना चाहता हूँ। इमरान ने संजीदा लहजे में जवाब देते हुए कहा और सफदर सर हिलाकर खामोश हो गया। टैक्सी तेज़ी से आगे बढ़ती चली जा रही थी। टाइगर इमरान को कॉल करने के बाद एक बार फिर होटल के अंदर घुस गया। उसे बड़ी बेचैनी सी महसूस हो रही थी कि हीरा उसकी आंखों के सामने उचक लिया गया। फिर उसने इमरान के आने से पहले वो हीरा हासिल करने का फैसला कर लिया। चनाची वो तेज़ी से उस गैलरी की तरफ बढ़ने लगा जिधर से किड्स के दफ्तर को रास्ता जाता था। लेकिन ये रास्ता उगबी सिम से था। उसका वो प्रोग्राम था कि उगबी रास्ते से बगैर किसी की नज़रों में आए किड्स के दफ्तर में दाखिल होने में कामयाब हो गया तो फिर किड्स से हीरा लेकर ही वापस आएगा। लेकिन अभी उसने राहदारी में चंद कदम उठाए ही थे कि अचानक उसे दोनों तरफ से मशीन गनों की जद में ले लिया गया। ये 3 अफराद थे और उनकी आंखें बता रही थी कि वो टाइगर पर गोली चलाने से भी बाज ना आएंगे। तुम डार्क गैंग के मुतालिक मालूमात हासिल करते फिर रहे हो और अब तुम बॉस के दफ्तर में घुसना चाहते हो, एक मुसल्ले शख्स ने घबराते हुए कहा। मैं? मुझे क्या ज़रूरत है? डार्क गैंग के मुतालिक मालूमात हासिल करने में तो वो डार्क गैंग का ओहदेदार हूँ। टाइगर ने बड़े मुतमईन लहजे में कहा। हमें मालूम है तुम जितने बड़े ओहदेदार हो। उनमें से एक ने टाइगर पर उंगली दबाते हुए बड़े जहरअंद लहजे में कहा। ठहरो से भी गोली ना मारो। वो उसके पास उसे पेश कर देते। उसके बाद जैसे वो हुक्म दें पहले आदमी ने कहा। फिर वो उसे धकेलते हुए आगे ले जाते गए। टाइगर ने भी खामोशी इख्तियार कर ली क्योंकि वो यही चाहता था कि किसी तरह किड्स के दफ्तर में पहुंच जाए। फिर जैसे ही वो किड्स के दफ्तर में पहुंचा उसने हीरा किड्स के सामने मेज पर रखा। इसे टाइगर के सामने किड्स ने उठाकर जेब में डाल लिया और टाइगर ने फौरन ही उसे हासिल करने का मंसूबा तैयार कर लिया। इसलिए वो हीरा हासिल करने के बाद दरवाजे से तो बाहर ना जा सकता था, इसलिए उसने उस खुली खिड़की को ज़मीन में रख लिया, जहन में रख लिया। उसे मालूम था कि ये खिड़की हाल के ऊपर बनी हुई गैलरी में खुलती और फिर किड्स ने इस काम में और भी आसानी पैदा कर दी कि वो कुर्सी से उठकर टाइगर की तरफ बढ़ता चला और इतना भारी भरकम था कि टाइगर को मालूम था कि अगर वो एक बार गिर पड़ा तो फिर उसका उठना आसान ना रहेगा। रिवाल्वर जो कि मुसल्ले अफराद ने पहले ही उसकी जेब से निकाल लिया था, इसलिए उसने हाली हाथों से एक्शन में आने का फैसला कर लिया। फिर वही हुआ जो अचानक बिजली की सी तेजी से अपनी जगह से उछला और किड्स की उसी साइड से निकलता हुआ जिस साइड की जेब में उसने हीरा डाला था उसकी पुष्ट पर आ गया। इसी दौरान उसने माहिर जेब कतरों के अंदाज में किड्स की फूली हुई जेब में हाथ डालकर ना सिर्फ हीरा निकाल लिया बल्कि वो उसे जेब में भी मुंतकिल कर चुका था। उसके अंदाज में इतनी तेजी और महारत थी कि दूसरे तो एक तरफ किड्स को खुद भी इस बात का एहसास ना हो सका कि हीरा उसकी जेब से निकल चुका है। किड्स की पुश पर आते उसने किड्स को जोर से उन मुसल्ले अफराद पर धकेला और फिर तायशु को लात मारकर नीचे गिराते वो तकरीबन उड़तबा खिड़की की क्रॉस करके गैलरी में आ गिरा। उसके बाद वो सड़क क्रॉस करके एक पतली सी गली में दौड़ता चला गया। ये गली आगे से बंद थी और इस बात का टाइगर को भी इल्म था, लेकिन टाइगर ने जानबूझकर उसका इंतहाब किया क्योंकि उस दीवार के कब में सिडनी का मशहूर नेशनल बाग था। दीवार के करीब पहुंचते ही टाइगर फिजा में उछला, फिर दीवार पर चढ़ते हुए वो दूसरी तरफ नेशनल बाग में कूद गया। इस बाग में कदीम ज़माने के दरख्तों को कायम रखा गया था, इसलिए यहाँ घने और पुराने दरख्तों की बहुतायत थी जो बेहद बुलंद थे। टाइगर ने नीचे कूदते ही आगे बढ़ा, फिर उसने तेज़ी से इधर-उधर देख एक दरख्त को मुंतहिब किया और तेज़ी से उस घने दरख्त पर चढ़ता चला गया। वो जल्द इस घने पत्तों में छुप जाना चाहता था क्योंकि उसे मालूम था कि डाक गैंग के अफराद शिकारी कुत्तों की तरह उसकी तलाश में इस इलाके में फैल जाएंगे। उसने किसी टैक्सी में सवार होने की बजाय इस बात का फैसला किया कि वो इस दरख्त पर छुपकर इमरान को ट्रांसमीटर पर इतला देगा, फिर इमरान को यहाँ बुलाकर हीरा उसके हवाले कर देगा और इस तरह उसके अंदाजे के मुताबिक हीरा महफूज हाथों में पहुंच जाएगा। एक महसूस जगह पर पहुंचने के बाद वो पत्तों के दरमियान इस तरह छुप कर बैठ गया कि हाथ तौर पर देखने के सिवा उसे सरसरी तौर पर भी ना देखा जा सके। फिर उसने सबसे पहले जेब में हाथ डाला और हीरा बाहर निकाली। उसे देखने लगा, वो इस बात की तसल्ली कर लेना चाहता था कि वाकई हीरा उसकी जेब में है या नहीं, कि अचानक उसे अपने सर पर तेज फड़फड़ाहट की आवाज़ सुनाई दी। फिर इससे पहले कि वो चौंकता, अचानक उसके हाथ पर ज़र्ब सी पड़ी और वो दूसरे लम्हे हीरा उसके हाथ से निकलता चला गया। टाइगर उस धक्के से नीचे गिरते-गिरते बचा। उसने बड़ी मुश्किल से अपने आप को सँभाला। उसके साथ ही उसने देखा कि एक बड़ा-सा परिंदा जो सुनहरे रंग का था, उसके हाथ से हीरा छीन कर दरख्तों के नीचे से परवाज़ करता हुआ आसमान की बुलंदियों की तरफ बुलंद होता चला गया। हीरा उसके मज़बूत पंजों में दबा हुआ था। टाइगर उसे देखते ही समझ गया कि ये गोल्डन ईगल है जो हीरों का फ़ितरी तौर पर रसिया होता है और या तो पुराने दरख्तों में या फिर पहाड़ों की गारों में रहता है। अब ये टाइगर की बदकिस्मती थी कि उसे इस बात का तसव्वुर तक न था कि इस दरख्त पर गोल्डन ईगल भी मौजूद होगा, वरना वो हीरा कभी जेब से बाहर ना निकालता। गोल्डन ईगल जैसे ही उसकी नज़रों से गायब हुआ, टाइगर तेज़ी से दरख्तों की चोटी की तरफ बढ़ता चला गया। दरख्तों की बुलंदी काफ़ी से ज़्यादा थी और टाइगर जल्द से जल्द उसकी चोटी पर पहुंचकर उस गोल्डन ईगल को देखना चाहता था। उसकी जेब में कोई हथियार भी ना था कि वो उसकी मदद से उस गोल्डन ईगल को बाग के दायरे के अंदर ही गिरा लेता। बहरहाल बंदर की सी तेज़ी से वो दरख्त पर चढ़ता हुआ उसकी चोटी तक पहुंच गया। फिर उसकी नज़रें आसमान पर जैसे जम सी गईं, फिर उसे आसमान की इंतहाई बुलंदी पर सूरज की रोशनी में चमकता हुआ गोल्डन ईगल नज़र आ गया, जो आसमान पर एक दायरे की सूरत में परवाज़ कर रहा था। शायद वो हीरा मिलने की खुशी में मस्त होकर रक्स कर रहा था, लेकिन उसका ये रक्स टाइगर को पागल किए जा रहा था। उसका बस ना चल रहा था कि किसी तरह उड़कर उस परिंदे तक पहुंचे और उसकी गर्दन मरोड़ कर उससे वो दुनिया का नायाब तरीन हीरा छीन ले, लेकिन वो बेबस था, मजबूर था।
सिर्फ देख सकता था, दांत पीस सकता था और उसका कुछ बिगाड़ ना सकता था। परिंदे के दोनों पंजे एक तरफ से मिले हुए थे, जिससे साफ ज़ाहिर था कि वो हीरा अभी तक उसके पंजों में मौजूद है। अब वो उस लम्हे को पछता रहा था जब उसने उस दरख्त पर चढ़ने का फैसला किया, ताकि इस बाग में छुपने का सोचा था, या फिर जेब से हीरा निकाला था। लेकिन अब गए हुए वक्त को तो वापस ना लौटाया जा सकता था। उसकी नज़र उस गोल्डन ईगल पर जमी हुई थी। दरख्त की बेपनाह बुलंदी की वजह से उसे पूरे सिडनी अपनी नीचे नजर आ रहा था। फिर उसने गोल्डन ईगल को एक झटके से सिडनी के शुमाली साहिल की तरफ जाते हुए देखा। सिडनी के शुमाल में वीरान और खुश्क पहाड़ियों का सिलसिला मौजूद था, जिसके पार समंदर था, दुनिया का खतरनाक तरीन समंदर, जिसमें जहाज रानी तो एक तरफ, कश्ती रानी भी नामुमकिन थी, क्योंकि समंदर में जगह जगह पहाड़ी चट्टानें छुपी हुई थी और उनका सिलसिला इस कदर दूर तक फैला था कि उस तरफ कश्ती एक लम्हे में समंदर में छुपी हुई चट्टान के साथ टकरा कर पुर्जे पुर्जे हो सकती थी। यही वजह थी कि ये पहाड़ियाँ और समुद्री इलाका बिल्कुल वीरान और सुनसान रहता था। गोल्डन ईगल उन्हीं पहाड़ियों की तरफ उड़ा चला जा रहा था। उसका सुनहरी रंग धूप में चमक रहा था और वो खुद भी किसी हीरे की तरह दमक रहा था। फिर टाइगर के देखते ही देखते वो इस सिलसिला की सबसे ऊंची चोटी पर उतरा और दूसरे लम्हे चोटी के करीब एक गार में गायब हो गया। टाइगर दरख्त की चोटी पर बैठा उस गार को देखता रहा। तकरीबन 10 मिनट बाद परिंदा गार से नमूदार हुआ और एक बार फिर उड़ता हुआ हवा में चला गया। उसके दोनों पंजे खुले हुए तो टाइगर समझ गया कि ये हीरा उसकी रिहाइशगाह है और वो हीरा अपनी रिहाइशगाह में रखकर वापस निकल आया है। टाइगर ने पहली बार इत्मीनान की एक तवील सांस ली। बहरहाल उसने वो जगह देख ली थी जहाँ हीरा मौजूद था। अब वो शुक्र कर रहा था कि दिन का वक्त था, इसलिए उसने वो लोकेशन चेक कर ली। अगर रात होती तो फिर जाहिर है हीरा गया था। लोकेशन को चेक करने के बाद वो तेज़ी से नीचे उतरने लगा। दूसरे लम्हे उसकी नज़रें करीब ही मौजूद सिल्की वे होटल पर जम गई। उसने उसके गिर्द पुलिस ही पुलिस फैली हुई देखी। होटल की इमारत से हल्का हल्का धुआं निकल रहा था। अब उसे एहसास हो रहा था कि जब उसकी नज़रें परिंदे पर जमी हुई थी, उस वक्त उसकी कानों में पुलिस सायरन की आवाज़ें गूंजी थी, लेकिन उसका शऊरी तौर पर एहसास ना हुआ, क्योंकि उसकी तमाम तर हिस्सियात का मरकज़ वही गोल्डन ईगल था। वो हैरान था कि सिल्की वे होटल की गिरदोपेश का मुहासरा और होटल से धुएं के निकलने का क्या मतलब हो सकता है। लेकिन फिर उसने कांधे झटके और नीचे उतरने लगा। अब नीचे उतरते वक्त उसे एहसास हो रहा था कि वो कितनी पतली और कमज़ोर टहनियों पर चढ़ गया था, जो किसी भी लम्हे टूट सकती थी। और इतनी बुलंदी से गिरने के बाद ज़ाहिर है उसकी एक हड्डी भी सलामत ना रहती। उस वक़्त वो जोश में चढ़ गया, लेकिन अब नीचे उतरते वक़्त उसे एहसास हो रहा था कि जोश में इंसान कहाँ-कहाँ पहुँच सकता है। जहाँ लशौरी हालत में वो जाने का तसव्वुर तक नहीं कर सकता। बहरहाल वो एहतियात से नीचे उतरता रहा। जब वो दरख्त के महफूज़ हिस्से में पहुँच गया, तो उसने इत्मीनान का साँस लिया। फिर उसने अपनी कलाई पर बंधी हुई घड़ी के विंड बटन पर मखसूस अंदाज में 2-3 बार दबाया। हर बार जैसे ही विंड बटन को दबाया गया, तो घड़ी पर सुर्ख रंग का एक नुक्ता तेज़ी से जलने बुझने लगा। हेलो हेलो टाइगर कॉलिंग इमरान ओवर। टाइगर ने घड़ी के डायल को मुंह के पास ले आते हुए धीमे लहजे में बार बार की फिक्रा दोहराना शुरू कर दिया। चंद लम्हों बाद नुक्ता सबज हो गया। यस इमरान स्पीकिंग ओवर। दूसरी तरफ से इमरान की धीमी सी आवाज़ सुनाई दी। सर मैंने क्रिट से वो हीरा हासिल कर लिया था, मगर वो मेरे हाथ से निकल गया है ओवर। टाइगर ने कहा, क्या कह रहे हो? वजाहत से बात करो ओवर। दूसरी तरफ से इमरान की तेज़ आवाज़ सुनाई और टाइगर ने क्रिट से कमरे में पहुंचने, वहां से हीरा हासिल करने के बाद दरख्त पर चढ़ने और फिर गोल्डन ईगल के हीरे झपट लेने और पहाड़ी सिलसिले में अपने गार में छुपाने तक की तमाम तफसील बता दी। अरे ये तो बहुत बुरा हुआ। गोल्डन ईगल हमेशा ऐसी जगह रहता है जहाँ तक पहुँचना नामुमकिन होता है। बहरहाल हमें वहाँ तक पहुँचना होगा ओवर। इमरान ने एक तवील सांस लेते हुए कहा, अब मेरे लिए क्या हुक्म है ओवर? टाइगर ने दबे दबे लहजे में कहा, मेरा दिल तो यही कह रहा है कि तुम्हें उस तरह की चोटी से नीचे छलांग लगाने का हुक्म दे दूं, लेकिन बहरहाल इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं। गोल्डन ईगल वो हीरा देख लेने के बाद किसी कीमत पर उसे ना छोड़ता, चाहे उसे तुम्हारी आंखें ही क्यों ना निकालनी पड़ती। तुम ऐसा करो कि वहां से सीधे उस पहाड़ी तक पहुंचो। मैं और सौदर भी पहाड़ी पर चढ़ने के ज़रूरी इंतजाम करके वहां पहुंच जाएंगे। उसके बाद गोल्डन ईगल से भी दो दो हाथ कर लेंगे। बहरहाल वो हीरा हमने हासिल करना है ओवर। इमरान ने कहा, बेहतर जनाब ओवर। टाइगर ने नदामत भरे लहजे में कहा और दूसरी तरफ से ओवर एंड ऑल कहकर उसने विंड बटन दबाकर ट्रांसमीटर ऑफ किया। फिर तेजी से दरख्त से नीचे उतरने में मसरूफ हो गया। कर्नल फरीदी के चेहरे पर जबरदस्त जलाहट थी। कैप्टन हमीद को यूं लगा जैसे अभी वो नंबर 6 को अपना दोनों हाथों से गला दबा देगा, लेकिन जल्द ही कर्नल फरीदी ने अपने आप पर काबू पा लिया। तुम्हारा कसूर नहीं है नंबर 6, वो इमरान है ही ऐसा। कर्नल फरीदी ने इस बार नरम लहजे में कहा, मगर सर मैं सख्त हैरान हूँ कि आखिर वो निकल कर गए कहाँ से। मेरे आदमियों ने उस इमारत को चारों तरफ से घेर रखा था और मैं दावा से कह सकता हूँ कि यहाँ से चिड़िया का बच्चा भी उठकर बाहर नहीं गया। सामने खड़े हुए नंबर 6 ने मौजबाना लहजे में जवाब देते हुए कहा, उसने ज़रूर ऐसे मौका के लिए कोई न कोई खुफिया रास्ता बना रखा होगा। बहरहाल वो कहाँ जा सकता है, आखिर उसे वापस यहीं आना है। तुम ऐसा करो कि बाहर ठहरो, अगर वो बैरूनी रास्ते से आए तो बस मुझे ट्रांसमीटर पर इतला कर देना। कर्नल फरीदी ने नंबर 6 से कहा और नंबर 6 सर हिलाता हुआ बाहर निकलता चला गया। इस बार शायद वो यहाँ ना आए, क्योंकि पहले भी उसे मकान में घिरा था। कैप्टन हमीद ने नंबर 6 से बाहर जाते ही कहा, हाँ हो सकता है, लेकिन उसके सिवा उसका और ठिकाना भी हमारे इल्म में नहीं। बहरहाल कुछ देर इंतजार करना पड़ेगा। फिर अचानक उसे ख्याल आया तो वो तेजी से उठकर कमरे में मौजूद अलमारियों की तलाशी लेने लगा। थोड़ी देर बाद उसने एक अलमारी के खुफिया खाने से एक बड़ा सा ट्रांसमीटर बरामद कर ही लिया। उसे वो ट्रांसमीटर उठाकर कुर्सियों के दरमियान रखी हुई मेज़ पर रखा। फिर गौर से उस पर फ्रीक्वेंसी को चेक करने लगा।
वो जन्नत में गौर से उसे देखता रहा, फिर उसने हाथ बढ़ाकर ट्रांसमीटर का बटन ऑन कर दिया। कर्नल प्रीति ने होंठों पर उंगली रखकर कैप्टन हमीद को खामोश रहने की हिदायत की। खुद भी सामने रखी हुई कुर्सी पर बैठ गया। उसकी नज़रें ट्रांसमीटर पर जमी हुई थी। उसे ख्याल था कि शायद टाइगर एक बार फिर इमरान से ट्रांसमीटर पर रब्ता कायम करे और इस तरह उसे ना सिर्फ हीरे के मुतालिक सही मालूमात हासिल हो जाएंगी, बल्कि इस तरह वो टाइगर और इमरान के ठिकानों को भी तलाश कर लेगा। और फिर तकरीबन 10 मिनट बाद उसका ख्याल दुरुस्त साबित हुआ और उसकी आंखों में चमक उभर आई। कैप्टन हमीद भी चौंक कर सीधा हो गया और उसके चेहरे पर भी हैरत के तासुरात नुमाया थे। हेलो टाइगर, कॉलिंग इमरान ओवर। यस इमरान स्पीकिंग। चंद लम्हों बाद इमरान की आवाज़ सुनाई दी और उसके बाद टाइगर और इमरान की तमाम बात उन दोनों ने सुन ली। जब इमरान ने टाइगर को वहां पहुंचने का हुक्म दिया और बातचीत खत्म हो गई तो कर्नल फ्रीदी ने एक तवील सांस लेते हुए ट्रांसमीटर बंद कर दिया और उसे उठाकर वापस उसकी अलमारी में रख दिया जहां से उसने उसे उठाया था। आओ हमीद, अब एक नई तरह की जंग शुरू हो गई है। हीरा अब ऐसी जगह पहुंच चुका है जहां से निकालना तकरीबन नामुमकिन है। बहरहाल देखो क्या होता है, कर्नल फ्रीदी ने बड़बड़ाते हुए कहा। फिर वो दोनों एक तरफ दूसरे के पीछे चलते हुए दरवाजे से बाहर निकल आए। कर्नल फ्रीदी ने नंबर 6 को बुलाकर वहां से अपने आदमी को हटाने की हिदायत दी और फिर उन्हें फौरी तौर पर उस पहाड़ी के उस अंदाज में घेरने का हुक्म दिया कि टाइगर, इमरान और सफदर जब वहां पहुंचे तो वो उन्हें चेक ना कर सके। उसके बाद उसके बाद कर्नल फ्रीदी अपनी कार की तरफ बढ़ता चला गया। अब आपका क्या प्रोग्राम है? क्या आप कोहे पेमाई करेंगे? कैप्टन हमीद ने कार के आगे बढ़ाते ही कहा। इस बात का तो पहाड़ी को देखने के बाद ही फैसला होगा। बहरहाल कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। कर्नल फ्रीदी ने सर हिलाते हुए कहा, ऐसा ना करेंगे, हम छुपकर तमाशा देखें। अगर इमरान वो हीरा हासिल कर लेता है तो फिर हम उसे हीरा आसानी से हासिल कर लेंगे। कैप्टन हमीद ने तजवीज़ पेश करते हुए कहा, अब तक तो यही होता आया है कि हम अपने तौर पर काम करने की बजाय बस इमरान का ही पीछा करते रहे हैं, लेकिन अब मैंने हिकमत अमली बदल ली है। अब हमें खुद आगे बढ़ना होगा। कर्नल फरीदी ने संजीदा लहजे में कहा। फिर थोड़ी देर बाद उसने मार्केट में कार रोकी और एक सुपर स्टोर में घुस आया। उसने वाकई वहां से जदीद कोहे पेमाई का सामान खरीदा और उसे कार में रखकर वो सिडनी के शुमाली हिस्से में मौजूद उन पहाड़ियों की तरफ बढ़ता चला गया। पहाड़ियों के दामन में पहुंचकर उसने कार एक बड़ी चट्टान की आड़ में रोकी। फिर उसने कोहे पेमाई के सामान के थैले को कांधे पर लादा। कार की डिग्गी से उसने जदीद अंदाज की 2 मशीन गन्नें उठाई। एक हमीद को पकड़ा कर दूसरी खुद उसने उठा ली। फिर वो तेजी से पहाड़ियों पर चढ़ते चले गए। पहली पहाड़ी पर पहुंचने के बाद कर्नल फरीदी ने गले में लटकी हुई दूरबीन आंखों से लगाई और उस पहाड़ी को तलाश करने लगा जिसके मुतालिक टाइगर ने बताया था कि हीरा वहां मौजूद है। टाइगर ने पहाड़ी की जो ज़ाहरी खसूसियात बताई थी वो इतनी वाज़ेह थी कि जल्द ही कर्नल फ्रीदी ने ना सिर्फ उस पहाड़ी को तलाश कर लिया, बल्कि उसने ताकतवर दूरबीन की मदद से वो गार भी चेक कर लिया जो इस बुलंद तरीन और इंतहाई दुश्वार गुजार पहाड़ी की चोटी के बिल्कुल नज़दीक था। ये पहाड़ी हर तरह से दीवारों की तरह सीधी लगती थी। यूं लगता था जैसे उसे किसी ने हर तरह से हर तराश कर सीधा कर दिया हो। वो उसे गौर से देखता रहा। वो कोई ऐसा रुख देखना चाहता था जहां से वो उस पर चढ़ सकता हो, लेकिन बज़ाहिर कोई ऐसी जगह नज़र ना आई। काफ़ी देर तक उसे देखने देखने के बाद आखिरकार कर्नल फरीदी ने दूरबीन नीचे कर ली। उसके चेहरे पर जलाहट के आसार नुमाया थे। उस पर चढ़ना तो नामुमकिन है, मगर शायद दूसरी तरफ से बात बन जाए। कर्नल फरीदी ने कहा। फिर वो हमीद को लिए उस पहाड़ी की तरफ बढ़ने लगा। वो इस वीरान से सिलसिले में ऊंची नीची पहाड़ियों को फैलाते हुए तेज़ी से आगे बढ़ते चले जा रहे थे। फिर तकरीबन आधे घंटे तक मुसलसल चलने के बाद वो पहाड़ी की दूसरी तरफ पहुंच गए, जिधर खौफनाक समंदर था, इंतहाई खौफनाक समंदर जिसकी लहरें इस कदर पुरशोर थीं कि वहां जैसे हजारों लाखों शेर मिलकर दहाड़ रहे हों। कैप्टन हमीद को बेएहतियात झरझरी सी आ गई। लानत भेजो इस मनहूस हीरे पर, किस अजाब में जान फंसा दी है उसने। कैप्टन हमीद ने जलाए हुए लहजे में कहा, हीरे इसी तरह मिलते हैं ब्रादर। कर्नल फरीदी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। इस तरफ आने के बाद उसे कदरे इत्मीनान हो गया था, क्योंकि पहाड़ी के उस तरफ से किसी हद तक ऐसे कटाव मौजूद थे जिनकी मदद से वो पहाड़ की चोटी पर पहुंच सकता था। वो ये हिस्सा भी इंतहाई खतरनाक था, क्योंकि ज़रा सी लग्जिश का मतलब यकीनी मौत थी। लेकिन कर्नल फरीदी हिम्मत हारने वालों लोगों में से नहीं था। उसने एक तरफ बैग रखे और फिर उन्हें खोलकर उनमें से कोहे पेमाई का सामान निकालने लगा। मैं तो ऊपर नहीं जाऊंगा, चाहे आप कुछ ही कह लें, कैप्टन हमीद ने बुरा मुंह बनाते हुए कहा। तुम्हें ऊपर कौन जानता है? तुम नीचे की मखलूक हो, नीचे ही रहो। कर्नल फरीदी ने कोहे पेमाई का लिबास पहनते हुए जवाब दिया। प्लीज़ इस चक्कर को छोड़ें, ये सिलसिला बेहद खतरनाक है। मुझे तो आपके मज़ार पर कवाली करने की हसरत भी दिल से निकालनी पड़ेगी। यहाँ तो मज़ार भी ना होगा। कैप्टन हमीद ने कहा, तुम अपने मज़ार पर करा लेना, मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा। कर्नल फरीदी ने रस्सियों का गुच्छा तरतीब देते हुए कहा, अच्छा आपकी मर्ज़ी। अगर आपने आसमान पर ही मरना है तो आपकी मर्ज़ी। शायद अल्लाह के नज़दीक मरने से मौत कुछ ज़्यादा पुरलुत्फ़ हो जाए। कैप्टन हमीद ने मुंह बनाते हुए कहा। वो कर्नल फरीदी की आदत को अच्छी तरह जानता था कि वो एक बार इरादा कर ले तो फिर उसे उससे हटाना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। फिर कर्नल फरीदी ने चढ़ाई का बाकायदा आगाज़ कर दिया और कैप्टन हमीद का दिल खौफ से लरज़ने लगा। ये उसके ख़याल के मुताबिक सरीहन खुदकुशी थी।
कर्नल फरीदी छिपकली की तरह चट्टानों से चिपका हुआ चूंटी की रफ्तार से ऊपर चढ़ता चला जा रहा था और कैप्टन हमीद की सांस उसके गले में आकर अटक गई। कई बार कर्नल फरीदी का पैर फिसला और कैप्टन हमीद की हलक से चीख निकल गई, लेकिन कर्नल फरीदी ने हैरत अंगेज तौर पर अपने आप को बचा लिया। बाकी कर्नल फरीदी नाकाबिले तस्हीर था, वरना इस पहाड़ी पर चढ़ने का तसव्वुर करते इंसानों पर लर्जा तारी हो जाता था। कर्नल फरीदी ऊपर ही ऊपर रेंगता चला जा रहा था और कैप्टन हमीद की नजरें इस पर जमी हुई थीं। कर्नल फरीदी आधे से ज्यादा फासला तय कर चुका था, लेकिन अभी आधा रास्ता बाकी था। जब वो चोटी के करीब पहुंचा तो एक लम्हे के लिए रुक गया। उसे नीचे देखते हुए अपना हाथ हिलाया। अब वो एक बोना नजर आ रहा था। फिर उसने आखिरी हिस्से पर चढ़ना शुरू कर दिया, मगर उस लम्हे कैप्टन हमीद उछल कर खड़ा हो गया, क्योंकि वो गोल्डन ईगल अचानक कहीं से आकर कर्नल फरीदी पर झिपटा था। और एक बार तो कर्नल फरीदी उसकी झिपट की वजह से हवा में लड़खड़ा सा गया। अगर उसकी रस्सी एक कंगोरे में ना अटक जाती तो फिर उसका बचना महाल था। गजबनाक परिंदा बार बार कर्नल फरीदी पर झपट रहा था और कर्नल फरीदी मौसर तौर पर अपना दिफा भी ना कर रहा था और किसी भी लम्हे उसके नीचे गिरने का यकीनी खतरा मौजूद था। वो परिंदा भी गजबनाक था और कर्नल फरीदी पर बार बार इस तरह झपट रहा था जैसे वो कर्नल फरीदी को गिराकर ही दम लेगा। कैप्टन हमीद ने जल्दी से करीब पड़ी हुई मशीन गन उठाई और उसे कांधे से लगाकर उसने उसका रुख उस तरफ कर दिया जहां कर्नल फरीदी और उस गजबनाक गोल्डन ईगल के दरमियान मौत की खौफनाक जंग जारी थी। परिंदे की झपटों में इतनी तेजी थी कि कैप्टन हमीद के लिए उस पर गोली चलाना नामुमकिन नजर आ रहा था, क्योंकि इस तरह गोली कर्नल फरीदी को भी लग सकती थी, क्योंकि अब उसके सिवा और कोई चारा भी ना था। कर्नल फरीदी को इस खतरनाक परिंदे के हमलों से बचाने का सिर्फ यही एक तरीका था कि उसे गोली मारकर हलाक कर दिया जाए, लेकिन परिंदा उसे मौका ही ना दे रहा था। कैप्टन हमीद सांस रोके खड़ा था। फिर उसने रिस्क लेने का फैसला किया, क्योंकि अब परिंदे के हमलों में शिद्दत आती जा रही थी और वो किसी भी लम्हे कर्नल फरीदी को नीचे गिराने में कामयाब हो सकता था। तड़तड़ाहट की तेज आवाज गूंजी। फिर उसने एक मौका देखते ही ट्रैगर दबा दिया और तड़तड़ाहट की तेज आवाज गूंजी। फिर कैप्टन हमीद का सांस उछलकर हलक में आ गया। उसका निशाना हता हो गया था। परिंदा तो बच गया, अलबत्ता गोलियों ने कर्नल फरीदी की उन रस्सियों को काट डाला जिनकी मदद से वो लटका हुआ था। कर्नल फरीदी ने पलक झपकने में चट्टान का एक कंगोरा हाथ से पकड़ लिया और उसके सहारे वो हजारों फुट की बुलंदी पर लटका हुआ था। परिंदा ऊपर उठ गया और उसने एक बार फिर कर्नल फरीदी पर झपटा मारने के लिए पर समेटे और कैप्टन हमीद ने आंखें बंद कर ली। अब कर्नल फरीदी का बच जाना नामुमकिनात में से था और कैप्टन हमीद दूसरी बार गलती को दोहराना ना चाहता था। मगर दूसरे लम्हे उसे दूर आसमान पर पटाखे की आवाज़ सुनाई दी और साथ ही परिंदे की करिहा चीख सुनाई दी। उसने आंखें खोली तो हैरत से उछल पड़ा, क्योंकि परिंदा कलाबाज़ें खाता हुआ नीचे समंदर में गिरता चला जा रहा था। जबकि कर्नल फरीदी बदसूर इसी तरह एक हाथ से लटका हुआ था और उसके दूसरे हाथ में एक लंबी नाल का पिस्तौल था, जिसमें से निकलने वाला धुआं इतनी बुलंदी से भी साफ नजर आ रहा था। कर्नल फरीदी ने एक हाथ से लटकते हुए भी अपने दुश्मन को मार गिराया, लेकिन अब कर्नल फरीदी का नीचे आना या ऊपर चढ़ना नामुमकिन था, क्योंकि रस्सियां कट चुकी थी और ऐसे हालात में भी उसे उस तरह ना सिर्फ अपने आप को संभालना बल्कि अपने दुश्मन पर फायर करके उसे मार गिराना कर्नल फरीदी का ही काम था। कर्नल फरीदी ने परिंदे के समंदर में गिरते ही हाथ में पकड़ा हुआ पिस्तौल भी समंदर की तरफ उछाल दिया। फिर रस्सियों के बगैर सिर्फ हाथों की मदद से ऊपर चढ़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन साफ जाहिर था कि इस तरह ऊपर चढ़ना नामुमकिन है। लेकिन कर्नल फरीदी नाम ही नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाने का था। चनाचे इंचों के हिसाब से रेंगता हुआ वो आखिरकार चोटी के करीब पहुंच गया। फिर उसने अपना एक हाथ चट्टान पर डाल दिया। उसका बाजू तेजी से ऊपर इधर उधर बल कर किसी आश्रय को तलाश कर रहा था। दूसरे लम्हे कैप्टन हमीद की हलक से तेज चीख निकल गई, क्योंकि कर्नल फरीदी का जिस्म तेजी से लहराया जैसे वो नीचे गिर रहा हो। फिर कैप्टन हमीद की आंखें हैरत से फैलती चली गईं जब उसने कर्नल फरीदी के जिस्म को यूं ऊपर चट्टान पर गायब होते देखा, जैसे वो छलांग लगाकर ऊपर चढ़ गया हो। और अभी कैप्टन हमीद इत्मीनान का तवील सांस भी ना ले सका था कि दौड़ते हुए कदमों की आवाज़ सुनाई दी। फिर नंबर 6 दौड़ता हुआ उससे करीब आया। हमीद साहब, अभी थोड़ी देर पहले एक बड़ा सा गुब्बारा पहाड़ की चोटी पर पहुंचा है और चोटी पर उतर गया है। वो थोड़ी देर बाद इस गार के साथ लटकता रहा, फिर ऊपर चढ़कर चोटी पर उतर गया। उसमें एक आदमी मौजूद था जो मेरे ख्याल में इमरान था। नंबर 6 ने तेज लहजे में कहा, गुब्बारा? आओ, तो वो शैतान इस तरह आसानी से चोटी पर पहुंच गया? कैप्टन हमीद ने गुस्से से उछलते हुए कहा। फिर दौड़ता हुआ पहाड़ के दूसरी सिरे की तरफ बढ़ने लगा, जिधर से नंबर 6 ने गुब्बारे की आमद का बताया था, लेकिन इस तरफ से तो पहाड़ की वजह से वो गुब्बारे को ना देख सका था। कर्नल फरीदी आखिरी लम्हात में जिंदगी और मौत की जदोजहद में मसरूफ था। उसने छोटी सी उभरती हुई चट्टान पर बड़ी मुश्किल से अपना एक पैर जमाया हुआ था और उसके हाथ चट्टान के ऊपर किसी ऐसी चीज़ को तलाश कर रहे थे जिसे पकड़कर वो अपने जिस्म को घसीट कर चट्टान पर ले जा सकता। लेकिन चट्टान की ये सतह बिल्कुल सपाट नजर आ रही थी और कर्नल फरीदी को महसूस हो रहा था कि अगर चंदा में मजीद कोई चीज़ सहारे के लिए उसे ना मिली तो फिर उसे नीचे गिरने से दुनिया की कोई ताकत ना बचा सकेगी। और एक एक लम्हा गुजरने के साथ साथ मौत उससे एक वाकई करीब आती जा रही थी। जिस कगर पर वो पैर जमाए खड़ा था वो कगर अब खिसक रही थी कि अचानक उसे बाजू पर किसी सख्त चीज़ की गिरफ्त महसूस हुई और दूसरे लम्हे वो यूं फिजा में उठता चला गया जैसे किसी ने उसे ऊपर एक झटके से खींच लिया हो। और फिर
वो पहाड़ की चोटी पर साफ चट्टान पर बैठा हुआ था। अरे कर्नल फरीदी आप! सामने खड़े इमरान की हैरत भरी आवाज़ सुनाई दी। कर्नल फरीदी का ज़हन इस अचानक झटके की वजह से होश में आया जिसने उसे सरीहन मौत से बचा लिया था। यकलख्त बेदार हो गया। उसके सामने इमरान मौजूद था और साथ ही पहाड़ी की चोटी पर एक बड़ा सा गुब्बारा भी मौजूद था। वो यूं हैरत से इमरान को देख रहा था जैसे उसे यकीन ना आ रहा हो कि वाकई उसके सामने इमरान खड़ा है। इमरान तुम? कर्नल फरीदी ने अपने आप को संभालते हुए उठकर खड़े होते हुए कहा, हाँ मैं। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा था कि चट्टान पर तेजी से फिसलता हुआ हाथ वाकई किसी इंसान का है। भला इंसान इस चोटी पर कैसे इस अंदाज में पहुंच सकता था। इसलिए मैंने सोचा कि चलो कोई भूत ही होगा, आज भूत की ज़ियारत ही कर ले, मगर ये तो आप निकले। इमरान ने कहा, अरे तुमने मेरी ज़िंदगी बचा ली इमरान, तुम्हारा शुक्रिया। कलरफीदी ने फीकी हंसी हंसते हुए कहा, खुदा की पनाह आप बगैर रस्सियों के इस पहाड़ी पर चढ़ आए हैं, हैरत अंगेज, खुदा की कसम आप इंसान नहीं हैं। इमरान ने आंखें फाड़ते हुए कहा, हाँ मैं उधर से चढ़ा हूँ, रस्सियाँ तो थी मगर ऐन आखिरी हिस्से पर पहुंचते ही गोल्डन ईगल ने हमला कर दिया। नीचे से कैप्टन हमीद ने फायरिंग कर दी जिससे वो परिंदा तो खत्म ना हुआ, अलबत्ता रस्सियाँ कट गईं और हाथ के सहारे चट्टान पकड़कर मैं लटकता रह गया। फिर मैंने पिस्तौल से फायर करके गोल्डन ईगल को हलाक कर दिया, मगर तुम वाकई बेहद ज़हीन इंसान हो। तुम्हारा ये गुब्बारे वाला मंसूबा वाकई बेहतरीन है, काश मुझे इसका ख्याल आ जाता। कर्नल फरीदी ने कहा, अच्छा तो वो धमाका आपकी पिस्तौल से हुआ था? मुझे तो आवाज़ आई थी लेकिन दिखाई कुछ नहीं दिया। मगर आप यहाँ तशरीफ़ क्यों लाए हैं? आप तो शायद मेरा इंतज़ार मेरे घर में कर रहे थे। इमरान ने कहा, मैं वाकई वहीं पर था लेकिन तुम्हारी और टाइगर की ट्रांसमीटर पर गुफ्तगू सुनकर मुझे यहाँ आना पड़ा। ओह आई सी, तो ये मसला था। सिल्की वे में भी आपने यही ट्रांसमीटर कॉल सुनकर ही हमला किया होगा। इमरान ने सर हिलाते हुए कहा, हाँ लेकिन अब मसला है इस हीरे का, क्या तुमने वो हीरा हासिल कर लिया है? हीरा? कैसा हीरा? कमाल है आप हीरे के शौक में ये कोहे पेमाई फरमा रहे थे। अरे जनाब कमाल है, आप हुक्म करते मैं आपको वहीं नीचे ही कई हीरे खरीद कर भिजवा देता। इमरान ने कहा, लेकिन इमरान ये ठीक है कि तुमने मेरी जान बचाई है लेकिन तुम जानते हो कि मैं पीछे हटने वाला नहीं। मैंने ये फैसला किया हुआ है कि हीरा बहरहाल मैं ही लेकर जाऊंगा। कर्नल फरीदी का लहजा सख्त हो गया। तो फिर हासिल कर लीजिए हीरा, मैंने आपको रोका तो नहीं, अभी तो आप चोटी पर पहुंचे हैं, बिस्मिल्लाह कीजिए, कार नज़दीक है। इमरान ने लहजा सनीता लहजे में कहा। फिर इमरान तुम मुझे चक्कर नहीं दे सकते, मैं जानता हूँ तुमने गुब्बारे की मदद से हीरा पहले कार से हासिल किया होगा फिर चोटी पर आए होगे। कर्नल फरीदी ने कहा, अगर मैं हीरा हासिल कर लेता तो फिर मुझे चोटी पर आने की क्या ज़रूरत थी, मैं वहाँ से ही वापस जा सकता था। इमरान ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा, उसकी वजह भी मैंने देख ली है, तुम्हारे गुब्बारे में एक क्रैक मुझे नज़र आ रहा है जो शायद गार के करीब झूला करने की वजह से चट्टान की रगड़ से पड़ा होगा, इसकी मुरम्मत के लिए तुम यहाँ आए होगे। कर्नल फरीदी ने जवाब दिया, अरे आपकी नज़रें पहले ही इतनी तेज़ हैं या फिर ये बुलंदी का असर है? इमरान ने तंजिया लहजे में कहा, सुनो वो हीरा मुझे दे दो वरना तुम यहाँ से जिंदा वापस ना जा सकोगे। कर्नल फरीदी का लहजा यकलख बदल गया, ये आपने मांगना कब से शुरू कर दिया? मांगने की आदत अच्छी नहीं होती कर्नल फरीदी, इमरान ने जहरहंद लहजे में कहा। और कर्नल फरीदी को यूं महसूस हुआ जैसे उसके तन बदन में आग लग गई हो। उसने अपने जिस्म को समेटा और दूसरे लम्हे वो उड़ता हुआ इमरान पर जा गिरा। इमरान ने इंतहाई तेजी से पहलू बचाकर अपने आप को कर्नल फरीदी के हमले से बचाने की कोशिश की, लेकिन हमला आवर कर्नल फरीदी था। उसने तेजी से रास्ते में ही अपना रुख बदल लिया और दूसरे लम्हे वो पूरी कुव्वत से इमरान से टकराया और वो दोनों चट्टान पर गिर गए। लेकिन नीचे गिरते ही इमरान ने इंतहाई तेजी से करवट बदली और कर्नल फरीदी उछलकर एक साइड पर जा गिरा, मगर फिर इससे पहले कि इमरान उठता, कर्नल फरीदी ने दोनों टांगें बिजली की सी तेजी से समेटी और इमरान की गर्दन में कैंची डाल दी और उसने साथ ही चट्टान पर करवटें लेनी शुरू कर दी। वो शायद इमरान की गर्दन पर मुकम्मल दबाव डालकर उसे बेहोश कर देना चाहता था, लेकिन कर्नल फरीदी 2-3 करवटें लेने में ही कामयाब हो सका, क्योंकि इमरान की दोनों टांगें तेजी से फिजा में बुलंद हुई और कर्नल फरीदी की पुष्ट पर इतनी कुव्वत से पड़ी कि कर्नल फरीदी की गिरफ्त खत्म हो गई। फिर वो दोनों बिजली की सी तेजी से उठकर खड़े हो गए, लेकिन चट्टान की चिकनी सतह की वजह से वो अपने आप को ना संभाल सका और हीरे के साथ उसका जिस्म तेजी से किनारे की तरफ फिसलता चला गया। हीरा किनारे से निकलकर हवा में लहराता हुआ नीचे समंदर की तरफ गिरता चला गया। उसके साथ ही इमरान का जिस्म भी तेजी से फिसलता हुआ किनारे से बाहर निकला और इमरान ने बेएहतियात आंखें बंद कर ली, क्योंकि दुनिया की कोई ताकत उसे मौत से ना बचा सकती थी। हीरे के साथ वो भी हजारों फुट की बुलंदी से नीचे गिर कर समंदर के अंदर फैली हुई चट्टानों पर गिर रहा था, मगर उसके पैर चट्टान के आखिरी कोने पर थे कि अचानक उसके जिस्म को एक जोरदार झटका लगा और हवा में मौजूद उसका जिस्म एक झटके से दोहरा होकर चोटी की चट्टानों से जा टकराया। इमरान ने हाथ आगे बढ़ाकर बड़ी मुश्किल से अपना चेहरा बचाया। अब वो उल्टा लटक रहा था और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो पीछे की तरफ खींचता चला गया। कर्नल फरीदी ने अपनी जान पर खेलकर आखिरी लम्हे में उसकी टांग पकड़ ली। इस तरह वो खुद भी उस चट्टान पर से फिसलकर इमरान के साथ नीचे गिर सकता था, लेकिन कर्नल फरीदी इस तरह इमरान को मौत के मुंह में जाते ना देख सकता था, इसलिए उसने ये खतरा मोल लिया।
फिर चंद लम्हों बाद उसने इमरान को वापस ज़िंदगी की सरहद में घसीट ही लिया। इमरान वापस चट्टान पर पहुंच चुका था। कर्नल फरीदी भी मुस्कुराता हुआ उठ खड़ा हुआ। शुक्रिया कर्नल, आप वाकई बेहद हमदर्द और रहमदिल इंसान है, मगर वो डायमंड ऑफ डेथ की तो डेथ हो गई। इमरान ने मुस्कुराकर चट्टान से उठते हुए कहा, हाँ वो तो गया हमेशा के लिए। हजरत नूह का हीरा था, उसे पानी में ही जाना था। कर्नल फरीदी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अब क्या ख्याल है? गुब्बारे को ठीक कर लें ताकि नीचे जाने का प्रोग्राम बनाया जा सके। सर्दी की वजह से मेरी तो कुल्फी जमने वाली है। इमरान ने गुब्बारे की तरफ बढ़ते हुए कहा, जाहिर है अब नीचे जाने की यही एक सूरत है। कर्नल फरीदी ने हंसते हुए कहा, फिर वो भी गुब्बारे की तरफ बढ़ता चला गया। जी तो प्यारे साथियों, इसी के साथ मजहर कलीम साहब की इस बेहद ज़बरदस्त सीरीज़ डायमंड ऑफ डेथ का एहतिताम होता है। उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम साथियों को ये कहानी बेहद पसंद आई होगी। अगर आप इसी तरह की मज़ीद कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल नैना वॉइस को कर लीजिए सब्सक्राइब और इसके साथ मौजूद बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिए, ताकि हमारी आने वाली हर नई कहानी का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे।